हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी विद लोहानी यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड पेपर सेट। आप लोग एंड सीरीज आप लोग देख सकते हैं। सीरीज है पीपी क्यू 20/3 एंड सेट है सेट 2। ओके, तो ये आपका सेट हो गया, सीरीज हो गया, आपने मिला लिया होगा। एंड यदि आपका यही सेट आया था तो आप लोगों को मैं कंप्लीट सॉल्यूशन, रिटर्न सॉल्यूशन देने वाला हूँ एंड ये समझाने वाला भी हूँ कि कैसे आपको लिखना था, यदि आपने क्या नहीं लिखा है और क्या लिखा है तो आपको उसका कितना मार्क्स दिया जाएगा। ये सारी चीजें आप लोग इस वीडियो में जान जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। सबसे पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड पेपर है, कोई कंफ्यूजन आप लोग बिल्कुल मत देखिएगा, ये स्टैंडर्ड पेपर ही है। अब देखिए यहाँ पे आपको हिंदी में दिया गया था, यहाँ पे इंग्लिश में। तो सबसे पहले सेक्शन ए का जो सवाल था इसमें आप लोगों को मोड निकालना था। ओके, आप लोगों को क्या निकालना था? आप लोगों को मोड निकालना था। अब मोड का फॉर्मूला क्या करना था? देखिए, सबसे पहले मोड निकालने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना था कि मॉडल क्लास निकालना था। ओके, एंड मॉडल क्लास क्या होता है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या था? यहाँ पे आप 23 देख सकते हैं, तो उसका मॉडल क्लास आपको यहाँ पे लिख देना था। उसके बाद आपको क्या करना था? उसके बाद आपको L, F0, उसके बाद F2, F1, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी थी। इसमें से यदि कोई एक भी चीज आपने छोड़ी तो समझिए आपका मार्क्स गया। ओके, मतलब कि आपको सारी चीजें पहले मेंशन करनी थी, उसके बाद फॉर्मूला लिखना था। यदि आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है तो भी उसके लिए मार्क्स काटा जाएगा। तो मतलब आपको स्टेप वाइज चलना था। पहले मोड निकालने के लिए भी चीजें जरूरी थी वो लिखना था, उसके बाद फॉर्मूला को लिखना था, एंड आफ्टर ऑल आपको उसके बाद सॉल्व करना था, उसके बाद आपको आंसर निकाल के लिखना था। एंड यदि आपके पास टाइम होगा तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते थे, हेंस द मोड ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी टेबल इज 46। आपको इस प्रकार से लिखना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है पहले वो समझिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? n के किस वैल्यू के लिए ये वाला जो एपी होगा उसका nth टर्म एंड ये वाला का जो एपी होगा उसका nth टर्म दोनों इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना था? यहाँ पे पहले आपको दोनों एपीज लिखने था अलग अलग, दोनों का अलग अलग आपको nth टर्म निकाल देना था। nth टर्म निकालने के बाद आपको दोनों को इक्वेट करना था, एंड जब आप उसे इक्वेट करते तो सिंपली आपका आंसर कुछ इस प्रकार से 7 आ जाता। ओके, अब देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या किया है, दोनों का nth टर्म जो है सेम साइड इक्वेट किया है, क्योंकि मुझे कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप जल्दी से जल्दी अपलोड कीजिए सॉल्यूशन सेट 2 का, तो मैं जल्दी से चक्कर में थोड़ा छोटा छोटा किया हूँ, इसलिए आपको मैं बता देता हूँ आपको क्या करना था। पहले nth टर्म निकालना था पहले वाले एपी का, फिर दूसरे वाले एपी का, उसके बाद दोनों को इक्वेट करना था। यानी जब ऐसा करते तो आपका सीधा यही स्टेप आता। ओके, ये वाला स्टेप आपका आता सेकंड स्टेप में जो है। ओके, ये आपका आना चाहिए था। तो आप इस प्रकार से करते तो आपका आंसर 7 ही आता। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? आपको थर्ड क्वेश्चन में क्या करना था ना, ये बताना कि 150 कोन जब डाला जाएगा ओके किसी सिलेंड्रिकल वेसल में, तो उसका जो वाटर लेवल कितना से राइज करेगा, यानी उसका हाइट क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको वॉल्यूम निकालना था, रेडियस दिया हुआ था, डायमीटर दिया था, रेडियस निकाल के आपको वॉल्यूम निकाल लेना था। किसका वॉल्यूम? आपको वॉल्यूम निकालना था यहाँ पे हेमिस्फीयर का, सॉरी स्फीयर का। ओके, स्फीयर का आप लोगों को वॉल्यूम निकाल लेना था। उसके बाद 150 स्फीयर का वॉल्यूम आपने निकाला। अब आपको क्या करना था? पाई को नहीं काटना था, यानी पाई का वैल्यू पुट नहीं करना था, क्योंकि पाई जो आगे से कट ही जाएगा। तो पाई का वैल्यू आपने नहीं पुट किया तो भी ठीक है, यहाँ पे पुट करके आंसर लाए तो भी आप सही किए हैं। ओके, इसलिए मैं सोचेगा पाई का वैल्यू पुट कर दिया। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया, क्योंकि आगे जाके सिंप्लीफाई होना ही है। अब नेक्स्ट देखिए, आपको आगे क्या करना था? आपको आगे वॉल्यूम निकालना था सिलेंड्रिकल वेसल का। अब यहाँ पे वॉल्यूम में डायरेक्ट लिखा हूँ, आपको लिखना था रेडियस। ओके, आपको डायमीटर दिया गया था, फिर आपको रेडियस निकालना था, रेडियस से आप लोगों को वॉल्यूम निकालना था, एंड दोनों को लास्ट में इक्वेट करना था। इक्वेट करने पे आपका आंसर आता 28/5 दैट इज 5.6 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे एक और करके दिया गया जिसमें आपको तीन क्यूब को जोड़ा गया था, एंड जो क्यूब जोड़ा गया था उसका एज कितना दिया गया है? 6 दिया गया है। तो जब 3 क्यूब को जोड़ा जाएगा तो ध्यान से समझिएगा, मैंने फिगर बनाना भूल गया हूँ, आपने बुक में देख सकते हैं फिगर को, सॉरी क्वेश्चन पेपर में, बुक में कहा, आप अपने क्वेश्चन पेपर में देख सकते हैं। या मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इस प्रकार का आपका फिगर था। तो ये 6 था, ये 6 था, ये 6 था, तो ये 18 हो गया। ओके, तो ये आपका 18 हो गया। एंड यहाँ पर जो ये हुआ ब्रेथ, वो आपका क्या होगा? वो सिर्फ और सिर्फ 6 रहेगा। एंड जो हाइट होगा वो भी क्या होगा? 6 रहेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना था? पहले अच्छे से लिखना था, जैसे मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, तो आपको लिखना था आफ्टर ज्वाइनिंग द 3 क्यूब्स द लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड इज इतना, ब्रेथ इज इतना, एंड हाइट इज 6, ऐसे लिखना था। उसके बाद आपको टीएसए निकालना था, दैट इज टोटल सरफेस एरिया। तो आपको फॉर्मूला लिखना था। ओके, मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा, आपको फॉर्मूला इस प्रकार से लिखना था यहाँ पे 2LB + BH + LH। ओके, आप लोग ऐसा मत सोचेगा मैं आपको बहुत छोटा छोटा बता रहा हूँ। मैंने आपको इसलिए इतना छोटा दिया ना, क्योंकि मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं नहीं बताता और छोटा दे तो बात होती, मैं आपको बताता भी जा रहा हूँ आपको क्या लिखना था क्या नहीं लिखना था। तो
आप समझ रहे होंगे। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन में आप लोगों को एक डायगोनल टाइप का क्वेश्चन दिया गया था, ओके, जिसमें रेक्टेंगुलर फील्ड था। अब आपको उसमें एंगल 90 डिग्री बताना था कि जो रेक्टेंगल होगा उसका एंगल 90 डिग्री होगा। एंड उसके बाद आपको क्या करना था, इस प्रकार का आपको फिगर बना देना था, ओके। उसके बाद आपको डायगोनल को दिखाना था, ए बी मान लेना था इसे, फिर सी डी, ओके, और ए बी आपको डायगोनल मानना था। तो इसको आपको x + 60 पुट करना था। उसको आप लोग ये जो पार्ट है ये यानी सी डी जो पार्ट है वो आपका, इसको आपको x मानना था एंड इसको आपको x + 30 पुट कर देना था, ओके। अब यहाँ पे 90 होगा, रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी है, तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके x का वैल्यू निकाल देना था। x का वैल्यू क्या आएगा वो मैं आपको पीछे दिखा देता हूँ। देखिए x का वैल्यू जो आएगा ना वो x का वैल्यू आएगा 90 और यहाँ पे -30। तो साइड तो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे आपको साइड को क्या करना था, पॉजिटिव लेना था यानी 90 लेना था। तो आपका क्या आता है साइड्स 90 + 30 120 एंड फिर 90। डायगोनल यहाँ नहीं पूछा गया, डायगोनल आपने मेंशन किया तो भी ठीक, नहीं किया तो भी ठीक, ओके। तो आपका यहाँ पे 150 आ जाता डायगोनल। इस प्रकार से आपको करना था एंड इसे आप चेक भी कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 0 0 लगा था, तो 0 को आपको हटा देना था, ओके। तो आपको 0 को यहाँ पे हटा देना था। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 150 दिया गया है ना। अब देखिए यहाँ पे 150 का 15 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है 12 का स्क्वायर। तो आप इसे सब करके देखिएगा तो ये 81 आएगा, ये 144 आएगा, ओके। दोनों का ऐड कीजिए कितना आएगा 225 एंड 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। तो ये आपका इक्वल हो जाता, ओके। इस प्रकार से आपको यहाँ पे कर देना था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। तो क्वेश्चन 5 में देखिए आपको मैं यहीं पे समझा दे रहा हूँ क्योंकि इसका पूरा लंबा होता। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 5 में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना था, ये 45 दिया था ना आपको इसे भी 45 करना था। आप कैसे कर सकते हैं आप ये आप जानते हैं, ओके। तो ये जब 45 तो ये भी 45 होता है, क्योंकि यहाँ से जब भी डाला जाता है यानी कि रेडियस से जब भी हम लोग बोलते हैं कि रेडियस को एक्सटेंड करके उस एक्सटर्नल एंगल तक ले जाया जाता है, यानी जो एक्सटर्नल टेंजेंट जहां एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट आया है उस जगह पर ले जाया जाता है, तो वो क्या करता है उस पार्ट को बाइसेक्ट कर देता है। यानी यहाँ पर जब ये 45 है तो ये 45 होगा, तो ये 90 एंड ये 90 ये 90 तो ये 90, तो चारों साइड जो है वो क्या हो गए, चारों एंगल वो 90 डिग्री को हो गए, ओके। ये आपको पहले प्रूव करना था। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना था, QP इज इक्वल टू PR, ये आपका एकदम इक्वल होगा और OQ OR की इक्वल होगा। इस प्रकार से आप इसे बिल्कुल अच्छे से प्रूव कर सकते थे, ओके। एंड आपको एक बात का और ध्यान देना था ना, आपको क्या करना था कि 90 था, ओके, ये 45 था, तो ये भी 45 ही होता, ओके। तो ये दोनों साइड भी आपस में क्या हो जाते, इक्वल हो जाते। एंड जब ये इक्वल हो जाते एंगल, तो ये साइड और ये साइड इक्वल होता। वैसे ही आपको ये साइड और ये साइड भी इक्वल दिखा देना था। जब आप इसे पूरी तरह से दिखाते थे आप लिख सकते थे हेंस दिस इज द स्क्वायर, ओके। तो आपको जो भी नाम दिया गया था उसे आप लोग स्क्वायर के रूप में दिखा सकते थे, ये आपको करना था। एंड यदि आपने एक भी स्टेप इसमें मिस किया होगा तो आपका मार्क्स का पूरा नहीं तो फिर भी आपको 1-2 मार्क्स कम दिया जाएगा, क्योंकि 2 ही मार्क्स का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। आपको जितना प्रूव करना था वो तो आपको प्रूव करना ही पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 में है आप लोगों को ये पूछा गया है कि एक ट्री टूट गया, ओके। एक ट्री जो है, सॉरी वो 7th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में आप लोगों को ऐसा निकालना था, ओके। आप 6th क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं आपको A20 यानी 20 टर्म दे दिया गया था। 20 टर्म से आपको ये निकाल लेना था और S20 के वैल्यू को पुट करके आप लोगों को 20 टर्म का सम निकाल देना था। वेरी इजी क्वेश्चन था ये, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा स्टेप इसमें बढ़ाना था, जैसे कि आप ये लिख सकते थे कि आपको क्या क्या दिया गया गिवन में आप D लिख सकते थे, ओके। A20 लिख सकते थे, ऐसे क्या आपको लिखना था। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको A20 = A + 19D लिखना था और A20 का वैल्यू 135 दिया गया है, तो आपको क्या करना था 19 × 5 उस प्रकार जैसे यहाँ पे किया गया वैसे आपको माइनस करना था, ओके। एंड यहाँ पर भी आपको इसके लिए 2 ही मार्क्स मिलेंगे। अब 7th क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें क्या था ना कि ये आपका परपेंडिकुलर होता, यानी पूरा जो ट्री हो, मान लीजिए ये एक ट्री है तो ट्री कैसे ऐसे ही खड़ा रहता है, यानी ये परपेंडिकुलर होता है। इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान देना था। तो ये ट्री हो गया मान लीजिए, तो यहाँ पे ये ट्री हो गया, ओके। एंड हम बोलेंगे कि ये जो ट्री था ना ये यहाँ से टूट गया, तो इसका जो टूटा हुआ पार्ट था वो क्या से होगा, इस प्रकार से गिरेगा। एंड जब ये गिरेगा जा करके तो ये यहाँ पे 30 डिग्री, जैसे ये क्वेश्चन में दिया गया था 30 डिग्री एंगल बनाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना था, sin 30 लगाना था। अब sin 30 क्यों लगाया हम लोगों ने, sin 30 हम लोगों ने इस लगाया क्योंकि देखिए ये हमें दिया गया है 2 मीटर, ओके। ये 2 मीटर दिया
दिया गया है एंड AC जो है, AC पार्ट आप ध्यान से देखिए, AC पार्ट जो है वो यही AD के पार्ट का है। यानी जब ट्री टूटा तो यहाँ तक उसका क्या था, हाइट था, लेकिन जब टूटा तो ऐसे गिर गया। ओके, इस प्रकार से जब वो गिर गया तो आप बोल सकते हैं कि जब ये गिरा तो यही हाइट जो है यहाँ पे गिर गया, यानी AD ही गिर गया, तो AD AC के इक्वल होगा। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पे sin 30 लगा करके लिखना था 1/2 = AB/AC। ओके, तो AC आपका आ जाता 4 मीटर, AC जब आ गया 4 मीटर तो AD और AC इक्वल है। यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया मैंने कि AD = AC, सिंस AD = AC टोटल हाइट क्या हो जाएगा, AB + AD बोलिए चाहे AB + AC बोलिए, तो यहाँ पे AC + AD मैंने किया 6 मीटर आपका आ गया था इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना था, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मीडियन निकालना था। ओके, एंड यहाँ पे आपको देखिए मीडियन का ये आपका टेबल दिया गया था, तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए था, सबसे पहला स्टेप CF, यानी आपको सबसे पहले क्या करना था गाइस, सबसे पहले आपको CF निकालना था। ओके, CF निकालने के बाद n/2 जो आता उससे ज्यादा देखना था, ज्यादा कहाँ पे था CF, तो 68 ये वाला, तो मीडियम क्लास आपका क्या होता 45 से 50। ओके, उसके बाद आपको सारी चीजें यहाँ पे लिखनी थी, L हो गया, F हो गया, CF हो गया, H हो गया, ये सारी चीजें लिखने के बाद आपको मीडियन लिखना था। अब मीडियन कैसे होगा 45, यानी यहाँ पे मैंने फॉर्मूला नहीं लिखा है, आपको फॉर्मूला भी लिखना था। यदि आपने फॉर्मूला नहीं लिखा है तो समझिए आपका हाफ मार्क्स गया, भले आपका आंसर सही आया होगा या फिर गलत आया होगा, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता, मान लीजिए आंसर गलत ही आया होगा। ओके, आपने मीडियम क्लास ही ढंग से फाइंड नहीं किया। ओके, तो आपको उस केस में फॉर्मूला का मार्क्स मिल जाएगा, यानी आपने फॉर्मूला को मेंशन कर दिया तो फॉर्मूला का मार्क्स आप एकदम रख लीजिए, आपको हाफ मार्क्स फॉर्मूला का मिल जाएगा, इस बात के लिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा। अब 10th क्वेश्चन में देखिए आपको मीन निकालने को कहा गया था। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया था, इस प्रकार से एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया था और यहाँ पे देखिए FI है, XI है, उसके बाद DI है, उसके बाद FIDI है। ओके, यहाँ पे हम लोगों ने एज्यूम्ड मीन किसे माना है, ये आपका एज्यूम्ड मीन होता है। अब एक चीज ध्यान देना था कि जिसने डायरेक्ट मेथड से बनाया है उन्हें मिलेगा 0 मार्क्स, क्योंकि क्वेश्चन में साफ तौर पे मेंशन किया गया था कि आपको एज्यूम्ड मीन मेथड का ही यूज करना है। एंड बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ है ना कि उन्होंने डायरेक्ट मेथड का यूज किया, उसे बनाया, उसके बाद उसे फिर कैंसिल किया, निकाल दिया और फिर से एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाया, तो उसमें उनका टाइम भी वेस्ट हुआ था। ओके, तो यहाँ पर आपका इसे एज्यूम्ड मीन मेथड से बनाने पे ही आपको मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे 0 का 0 मिलेगा। ओके, यानी 2 का सीधा 0 मिलेगा, आपको कोई मार्क्स इसके लिए अवार्ड नहीं किया जाएगा, क्योंकि मीन वेट निकालना था एंड एज्यूम्ड मीन मेथड से आपको निकालना था। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला गया है 11 क्वेश्चन में कि एक एरोप्लेन था, एरोप्लेन कितने हाइट में उड़ रहा था, 3000√3। ओके, इस हाइट में उड़ रहा था, तो ये इक्वल। अब आपको क्या करना था, AD और BC को इक्वल करके दिखाना था, मैंने आपको नहीं दिखाया है, शॉर्ट में मैंने किया है। उसके बाद ED का वैल्यू, यहाँ पे आप जब 10 60 लगाते तो ED का वैल्यू आता 30 डिग्री, सॉरी ED का वैल्यू आपका आ जाता 30 डिग्री लगाने पे 3000 मीटर, और ये आपको पूरा आना था 9000 मीटर, कुछ इस प्रकार से। उसके बाद आपका DC आ जाता 6000 मीटर, आपको टाइम दिया ही गया है 30 सेकंड, तो आपका 200 मीटर पर सेकंड आ जाता। इसे आप 5 × 18 से इंटू करते या फिर आप 1000/3600 से इंटू करते, तो आपका जो आंसर आता है वो आता 720 km/h। अब क्या हमने चेंज करना था या फिर नहीं करना था, देखिए इसके 2 कारण हो सकते हैं, चेंज करने के और नहीं करने के। चेंज आपको इसलिए करना था क्योंकि आप जानते हैं कि स्पीड का SI यूनिट क्या होता है। ओके, आप चेंज करते तो मेनली km/h में ही सबको डिस्क्राइब किया जाता है, बाइक का भी स्पीड km/h, सारी चीजें km/h में, तो हो सकता है आपको चेंज करना था। एंड जिन्होंने चेंज नहीं किया है उनके लिए थोड़ी मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मान लीजिए आपको जो CBSE का मतलब CBSE जो टीचर को आंसर की देगा वो क्या करेगा, उसमें km/h में करके देगा ना, आपने सिर्फ और सिर्फ मीटर पर सेकंड में छोड़ दिया होगा, तो उसके लिए आपका मार्क्स एकदम काटा जाएगा। कितना काटा जाएगा, तो कम से कम हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स जो है इसके लिए काट लिया जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना था। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन थे, पहला और वाला था, तो और वाला देख लीजिए आप लोग, ये प्रूफ इतना ही छोड़ा था, आपको इतना ही छोड़ा प्रूफ करना था, आपको पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाता। और इसी का और करके जो दिया गया था क्वेश्चन, इसमें देखिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए हैं। ओके, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए। आपको क्या करना था, यहाँ पे देखिए OP दिया गया था, आपको रेडियस दिया गया था, आपको पहले BP निकालना था। ओके, BP निकालने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 90 डिग्री बनता, तो आपको AP निकालना था। AP कितना आता, तो AP आपका सिंपल आता 12 आ जाता 13² - का
5 स्क्वायर का रूट, ओके, तो 12 हो जाता। तो ये आपका AP हो जाता 12। आपको AC को और BC को x मान लेना था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। जब आप AC और BC को मान चुके होते हैं x, उसके बाद आपको ट्रायंगल PCB लेना था, जिसमें PC जो है वो हाइपोटेन्यूज का काम करता एंड PB और CB जो है वो बेस और परपेंडिकुलर का काम करते। उसके बाद आपको गाइस क्या करना था, PC स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यानी PC का वैल्यू क्या करते हैं आप, PC आप निकाल सकते थे 12 माइनस के x हेल्प से, ओके। उसके बाद आपको 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना था, x स्क्वायर प्लस का 8 स्क्वायर, ओके। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका वैल्यू आ जाता है x का 24x इज इक्वल टू 80 एंड उसके बाद आप लोग x का वैल्यू 10/3 निकाल सकते थे। अब क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे एंड मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये आपका केस स्टडी जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उनमें से सबसे इजी केस स्टडी मुझे इसी का लगा है, यानी सबसे इजी केस स्टडी इसी का था। अब केस स्टडी 1 में क्या था, आप लोगों को बोला गया था कि एक पूल है, ओके, पूल के बाहर एक विड्थ दिया गया, यानी एक हम लोग बोल सकते हैं कि चलने के लिए कुछ दिया गया है, ओके। स्विमिंग पूल के बाहर कुछ चलने का एक विड्थ दिया गया है, ओके। तो आपको उस जो भी आपको दिया गया था साइड वॉक, उसका विड्थ निकालना था, विड्थ नहीं दिया गया था, उसका विड्थ आपको निकालना था, ये मैं कहना चाहता हूँ, ओके। तो उसके लिए आपको इक्वेशन बनाना था। अब इक्वेशन आप कैसे बनाते वो देखिए, आपको आउटसाइड लेंथ दिया था 12, आपको ब्रेथ देखिए, आपको आउटसाइड लेंथ जो दिया था ये वाला पार्ट BC AD बोल सकते हैं, AB जो आपको 7 दिया गया था और DC 7 दिया गया था, ओके, ऐसे आपको दिया गया था। तो BC का लेंथ आपको 12 दिया गया था, ब्रेथ आपको 7 दिया गया था, नहीं ये वाला पार्ट। अब आपको इनसाइड लेंथ निकालना था, यानी ये वाला पार्ट निकालना था। ये कैसे आता, इस पूरे BC में से इसको माइनस करने पे आता। तो हम लोगों ने क्या किया, 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस 2x, और ऐसे ही ब्रेथ हम लोगों ने निकाला 7 माइनस 2x के हेल्प से। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन में एरिया ऑफ पूल जो है वो गिवन था, एरिया ऑफ पूल क्या था, वो गिवन था, दिया हुआ था। तो 12 माइनस का 2x और 7 माइनस 2x आपको इंटू करना था, क्योंकि हम लोगों ने क्या लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया के हेल्प से, ये हम लोगों ने इसलिए किया, ओके। अब आपको यहाँ पे इस प्रकार से करना था, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता जो होता 2x स्क्वायर माइनस का 19x प्लस का 24 एंड इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको पहले वाले में अच्छे से लिख देना था, यानी टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज दिस, आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना था। एंड यदि आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया है तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, बट यदि आपने लेंथ ऑफ ब्रेथ सही निकाला तो 1 मार्क्स मिल जाएगा, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ओके। और जब आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही नहीं आएगा तो आपको इसमें मार्क्स नहीं मिलेगा। बट जिनका ये सही आया होगा उन्होंने x को निकाला होगा, पहली बार में आप उनका x का वैल्यू जो 8 आया होगा, ओके। जब 8 आया वैल्यू तो आप यहाँ पे पुट करके देख सकते थे, ओके। जब आप इसे पुट करके देखते ना तो आप देखते कि साइड जो है वो माइनस हो जाता, यानी नेगेटिव में हो जाता। तो साइड जो नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, विड्थ 1.5 बोल देंगे, तो विड्थ क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दिया गया है, आगे आपको एक और केस बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। आगे वाले केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है वही समझिएगा। आगे वाले केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको ये कहा गया है ना गाइस कि आपको क्या करना है कि पहले तो जो भी आपको केस दिया वो समझना था, उसके बाद आपको क्या करना था कि सबसे पहले 4 कैप्स बनाने का, यानी 4 टोपी बनाने का क्या इक्विपमेंट, यानी कौन सा कितना कागज लगेगा वो आपको बताना था। तो कागज आपको दिया गया था, डायमीटर दिया गया था, यानी आपको सर्कमफेरेंस दिया गया था, आप यहाँ पे निकाल सकते थे क्या, रेडियस निकालने के बाद आपको उसका CSA निकालना था। एक का CSA आता 4 से इंटू करते 4 का CSA था, सिंपल खत्म हो गया क्वेश्चन। आपको यहाँ पेपर का आप लोगों को उसी प्रकार से निकाल देना था, ये आपको हो जाता। उसके बाद बी में आपको क्या करना था, बी में आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे पहले वॉल्यूम निकालना था केक का, ओके। केक का वॉल्यूम निकालने के बाद आप देखिए क्या करना था, पहले आप दोनों देख लीजिए, पहले इसे समझ लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूँ, पहले आप इसे समझ लीजिए, ओके। अब देखिए जब आप केक का वॉल्यूम निकाल लिए होते, यानी आपका जब ये वॉल्यूम आ गया होता, उसके बाद आपको क्या करना था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के आपको लिखना था 650 सेंटीमीटर क्यूब 100 ग्राम के इक्वल दिया गया है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा 100/650, ओके। अब आपको यहाँ पे 6636 सेंटीमीटर क्यूब का निकाल देना था। तो आपको क्या करना था 650 में इसको इंटू करना था। जैसे आप इंटू करते आपका जो आंसर आता है उसमें यहाँ गलती हो गया है, तो आपका जो आंसर आता वो आता 974, इस प्रकार से आपको पॉइंट में कुछ आंसर आ जाता, ओके। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया गया है, क्वेश्चन में
1 kg है, 0.5 kg और 1.5 kg है, तो आपको राउंड ऑफ जाना था, यानी मुझे जो ऑर्डर करना है वो आपको ये वाला ऑर्डर करना था, 1 kg का ऑर्डर करना था, क्योंकि ये जो है वो ग्राम में आएगा आपका। तो आप इसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, तो आपका इस प्रकार से ग्राम में आ जाएगा। तो उन्हें कितना ऑर्डर करना था? उन्हें ऑर्डर करना था 1 किलो का केक। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ये क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। मैंने आपको कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए सारे क्वेश्चंस का रीजन बता दिया, किसमें कितना मार्क्स मिलेगा ये बता दिया। स्टूडेंट्स का रह गया था ना वो ये था कि सर मैंने इसे बना दिया, बट इसे बनाने के लिए मैंने क्या किया, सिर्फ वॉल्यूम निकाल के छोड़ दिया, तो कितना मार्क्स मिलेगा? तो ये आप लोग जान लीजिए कि जहां तक मैं प्रेडिक्ट कर सकता हूं, तो मैं इसमें अधिक से अधिक आपको इसके लिए 1 मार्क्स ही दूंगा। एंड इसके लिए आपने सही निकाला होगा, सारी चीज़ों को मेंशन किया होगा, तो 2 मार्क्स। यानी यदि आपने वॉल्यूम भी निकाला हो तो 2.5 से 3 मार्क्स आपको मिल जाएगा दोनों क्वेश्चन को मिलाकर के। आप वॉल्यूम में भी छोड़ आए होंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे नंबर मिलेगा 2.5 मार्क्स। ओके, तो ये आपका आंसर सही हो जाता। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया। आपको अब क्या करना है? आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैंने आपके लिए इस वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अधिक से अधिक शेयर करना है जिनको भी सेट मिला होगा। एंड यदि आपको कोई दूसरा सेट मिला है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको एक कमेंट करूंगा, जिसके बाद मैं आपसे कुछ डिमांड करूंगा, एंड आपको मैं जल्द से जल्द वो जो भी सॉल्यूशन वीडियो को प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ बने रहिएगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।